इस तरह से शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, निश्चित तौर पर यह चिंता बढ़ाता है। आज शेयर बाजार खुला था क्योंकि उम्मीद थी कि बाजार से कुछ अच्छी खबरें आएंगी, कुछ अच्छा निकल के आएगा बजट से बाजार के लिए, लेकिन आप देखिए अचानक अगर शेयर गिरे हैं। पाराशर जी हमारे साथ मौजूद है लगातार। पाराशर जी जरा समझाइए, ये लाल पड़ा हुआ है शेयर बाजार, क्या समझे हम इसे? दरअसल शेयर बाजार में आज ये जो गिरावट अभी देख रहे हैं हम, इसका प्रमुख कारण है जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो लगाया है उन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर। तो उस फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर ये टैक्स के कारण, एसटीटी के कारण उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया है। पर मुझे लगता है कि वो कुछ एक दो दिन में इस चीज़ को बाजार समझेगा, इसका एनालिसिस करेगा। अभी तात्कालिक रिएक्शंस पर हमें नहीं जाना चाहिए और इसके जो फाइनल पॉइंट्स है बजट के, वो एक दो दिन में लोगों को समझ में आएंगे, पता लगेंगे, बाजार भी एनालिसिस करेगा। और उसके बाद हम एक अलग चीज़ देखें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर थोड़ा एहतियात बरतना चाहती है सरकार, ताकि भविष्य में कोई बड़ी फ्यूचर में सेलिंग नहीं हो। और शायद उसी को देखते हुए उन्होंने इसको टैक्स को, एसटीटी को लगाया है। बिल्कुल पाराशर जी, और हमारे बाकी पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। अमित जी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आचार्य शास्त्री हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से जुड़ गए हैं। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज जी सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या ये बजट वाकई वास्तविक आर्थिक विकास को गति देने वाला है? आम जनता जिन चीजों की उम्मीद कर रही थी उसकी जेब पर कितना असर इस बजट से पड़ेगा? सर देखिए ऋषिका जी, हमेशा हमको बजट के भाव के साथ देखना चाहिए कि वो भविष्य के भारत को कैसे लेकर चलेगा। और मोदी जी की सरकार की बराबर कोशिश ये है पिछले 7-8 सालों से कि आने वाले शताब्दी वर्ष होगा, उस शताब्दी वर्ष में भारत की स्थिति आर्थिक रूप से कैसी होगी। तमाम भू राजनीतिक परिस्थितियों के बाद भी आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी की हमारी जो ग्रोथ है तो वो 7% है। जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो 4.1 के पास है, जो 6 के आसपास हुआ करता। तो जो बड़ी सफलता है सरकार की, विदेशी मुद्रा का भंडार हो, स्वरोजगार के अवसर हो, योजनाओं की बातचीत हो, तो मुझे लगता है कि जिन क्षेत्रों पर वित्त मंत्री जी ने काम करने की शुरुआत करी है उस क्षेत्र पर सरकार बराबर काम कर रही है। और यदि भारत को आर्थिक शक्ति बनना है, जैसा हम सबका, पूरे सारे भारतीयों का प्रयास है, तो हमको यदि किसी पर सबसे ज्यादा ध्यान फोकस करना है वो है स्वरोजगार। इसलिए सरकार ने एमएसएमई, छोटे छोटे रोजगार, आपको यदि इस बजट को यदि सुना हो जिन लोगों ने भाषण को ध्यान से, तो महात्मा गांधी जी के नाम पर हस्तशिल्प और रोजगार की विशेष योजना प्रारंभ की जा रही है। एमएसएमई के लिए स्पेशल योजना है। जो हमारे सेमीकंडक्टर का विषय है, जो आने वाले फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा आधार है, उसके ऊपर बातचीत की जा रही है। सोलर पैनल सस्ते किए गए, बैटरी सस्ती की गई। तो कुल मिलाकर जो टोटल इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं उनको ध्यान रख के ऊपर ये बजट बनाया गया है। जहां तक आयकर छूट का विषय है, तो पिछले साल ही सरकार ने 12 लाख तक की आयकर छूट की सीमा तय करी कि 12 लाख तक की आय पर आपको कर नहीं लगेगा। और वो जो आयकर, जो 12 लाख की छूट की सीमा है, वो इस वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावशाली होगी, जहां नया आयकर एक्ट भी लागू होने वाला है। तो मैं ऐसा मानता हूं, एक बार फिर से साधुवाद देता हूं कि इन तमाम कठिन परिस्थितियों में जहां दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं करहा रही हैं, वहां भारत की अर्थव्यवस्था को देश दुनिया भर में सराहा जा रहा है। और हर मोर्चे पर भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार, वित्त के मामले में मुझे लगता है कि जबरदस्त प्रदर्शन है। और एक बार फिर से शानदार बजट के लिए सरकार को बधाई। और हो सकता है कि जो अभी शेयर बाजार का इंडिकेटर है, पाराशर जी ने कहा, तो शेयर बाजार एक सूचकांक है। सारा ओवरऑल हम व्यापक रूप से बजट को उसके आधार पर रिएक्शन भी पंकज जी कह सकते हैं। हो सकता है कि अभी थोड़ा वक्त, जैसा कि पाराशर जी कह रहे थे, एग्जैक्टली। और वो आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर आपने ट्रांजिशन टैक्स लगाया, तो ऑब्वियसली फ्यूचर एंड ऑप्शन शेयर का है सीधे सीधे, तो डायरेक्ट उससे रिलेटेड है। पर यदि व्यापक परिदृश्य में देखेंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक ऐतिहासिक बजट है। और एक बार फिर से बधाई दूंगा मोदी जी को और हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी को कि जिनके कुशल नेतृत्व में ऐसे समय में, जब दुनिया, आप आसपास देखिए, चीन को देखिए, यूरोप को देखिए, इवन अमेरिका को देखिए, अभी कल रात से ईरान में बमबारी चल रही दमादम, और हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था की सफलता का जश्न मनाया जा रहा है। तो बहुत बुनियादी अंतर इस बात का है
कि आज की आपकी इकोनॉमी सस्टेनेबल रहे और ड्यूरेबल रहे, और आने वाले फ्यूचर की एक सस्टेनेबल, ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की जो नींव रखी मोदी जी ने, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। अमित श्रीवास्तव जी, हर बार बजट पेश होता है, बजट में नई बातें होती हैं, कुछ सेक्टर्स को ज्यादा हम देखते हैं कि आगे बढ़ाने के लिए सरकार दिल खोलती है, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी होते हैं जिनको लेकर लगातार हम देखते हैं विपक्ष खामियां निकाल लेता है। आज का बजट जब आप देख रहे हैं तो क्या फिर कुछ खामी निकाल पाए हैं या कुछ अच्छा भी हुआ है जिससे आपके दिल को सुकून मिला? श्रीवास्तव जी। देखिए शुभांगी जी, मुझे बहुत खुशी होती अगर वाकई ऐसा कुछ इस पे से निकलता जो मुझको और देश की जनता 140 करोड़ लोगों को खुशी होती। अच्छा। पंकज जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, हम कई सालों से उनके साथ डिबेट में बैठते हैं, हम पुराने सहयोगी भी रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर इनके आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। लगातार हम एक घंटे 25 मिनट से उस पूरे बजट को सुन रहे थे, और ऐसा कौन सा आप आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर रहे थे? अभी आप कह रहे थे कि 2047 का विजन है। अरे साहब, 2025 और 2026 ठीक कर लीजिए। जनता का जो त्राहिमाम चल रहा है, 2047 का निश्चित तौर पे फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कैसा आपका विजन है कि जब आप आए थे तो 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था और आज 265 लाख करोड़ रुपए कर्ज है, और बाहरी कर्ज जो है 736.3 अरब डॉलर, जो जीडीपी का 19% है। और आप लोग कहते हैं कि और हर व्यक्ति जो पैदा होता है शुभांगी जी, पैदा होते साथ ही उसके ऊपर 4,80,000 रुपए का कर्ज हो जाता है। मतलब ये कौन सा आर्थिक समझ है, मुझे समझ में नहीं आती। अब मैं किस पे बात करूं, इनकी आर्थिक नीतियों पे। ये पिछला बजट ही अगर हम डिस्कशन करेंगे तो ये जो शिक्षा पे जो सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये कहते हैं हम शिक्षा पे फोकस करेंगे। विदेशों में हमने पढ़ाई सस्ती की है, 90,000 स्कूल इन्होंने बंद किए हैं और विदेशों में पढ़ाई सस्ती कर रहे हैं। ये कैसा इनका नीति है, मुझे समझ में नहीं आता। और जो ये पिछले बार भी इनका जो बजट था शिक्षा पे 2.5% जीडीपी का और शिक्षा पे, और स्वास्थ्य का 1.97, कृषि पे 2.72, और सबसे अहम बात, जो भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, ग्रामीण विकास की अगर बात करेंगे जिसमें आधा हिंदुस्तान बसता है, उसके बजट में सिर्फ 4%। मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये इतना निराशाजनक बजट में। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जैसा पराशर साहब ने कहा, जैसे ही शेयर बाजार आप देखिए जिस प्रकार से 2300, अभी तो 2300 हो गया है, 2300 अगर अंक गिर रहा है, मतलब समझ में लोगों को आ रहा है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जनता को बहुत ज्यादा उम्मीद पहले भी नहीं थी। लेकिन शायद, मुझे तो याद नहीं है कि इतिहास में, हम लोग भी 35 साल से पॉलिटिक्स में हैं, मुझे याद नहीं है कि बजट इधर पेश हो रहा और उधर लगातार 2300 अंक अगर सेंसेक्स गिर जाए तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ अपने आप वहां का सेंसेक्स कह रहा है। व्यापारी समझते हैं, बाजार समझता है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार जो ये कई सारी, जैसा आपने कहा ना, कुछ अच्छी चीज, मैं अच्छी चीज बता देता हूं, चलिए, जो मुझे पसंद आई कि कम से कम कैंसर और डायबिटीज की 17 दवाइयां इन्होंने सस्ती की हैं। एक अच्छी चीज है तो मैं इनकी तारीफ कर देता हूं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा शुभांगी जी, जनता को ना पहली उम्मीद थी, क्योंकि अभी आप कह रहे थे दूसरे देशों की बात कर रहे थे, तो आपको बता दूं कि प्रति व्यक्ति आय भारत में सिर्फ 3,000 है और अमेरिका में 92,000। बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव जी शुभांगी जी, आपने बताया। तो देखिए, कुछ ना कुछ खामियां तो जिस तरह से विपक्ष गिना ही रहा है, एक चुनौती भी है जो हमने आर्थिक सर्वेक्षण पहले भी देखा था, और जिस तरह से अभी आप बजट को ब्रीफ कर रहे थे, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्राकर जी, सीधा आपके पास मैं आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी सर, आज का जो बजट पेश किया गया है, क्या हेडलाइन आप इसे देना चाहेंगे? हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ है, कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, यह जो बजट आज वित्त मंत्री जी सदन के पटल पर रखी हैं, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण जो आया था उसी के अनुसार यह बजट यहाँ पर संवाद किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में जिस तरह से, जिसके ऊपर पंकज जी भी बात कर रहे थे, हमारा एक होता है रियल जीडीपी, और रियल जीडीपी का अनुमान लगाया गया 7.4%। यह रियल जीडीपी क्या होता है? इसके लिए किसी वर्ष को बेस ईयर मान लिया जाता है और उस समय का प्राइस और वर्तमान समय का उत्पादन, प्रोडक्शन, यह रियल जीडीपी है जो 7.4%। उसके बाद आता है नॉमिनल जीडीपी,
नॉमिनल जीडीपी में करेंट ईयर जो रहा 25-26, इसमें जितना प्रोडक्शन हुआ आज की कीमत पर, ये 8% रहा। तो अब यहां पर 8% में 7.4% को घटा देंगी तो महंगाई को बतलाया गया है 0.6% इन्फ्लेशन को। यहां तक तो आर्थिक सर्वेक्षण में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब आप इंटरनेशनल कंपैरेटिव जीडीपी में जाएंगे तो उसमें यह है कि हमारे रुपया का अवमूल्यन 6.5% है और हमारा नॉमिनल जीडीपी है 8%। तो वास्तव में भारत की जो ग्रोथ रही है वो 1.5%। और इस परिदृश्य के अक्ष तले वित्त मंत्री जी के पास कठिन चुनौतियां। सरकार की तारीफ होगी आज कि वो अपने कैपेक्स को बढ़ाई है पिछले सत्र से। ये 12.2 लाख खर्च सरकार, भारत सरकार करेगी, लेकिन यहीं पर प्राइवेट जो निवेश आना चाहिए, ये सबसे बड़ा स्ट्रगल का विषय है। ठीक है अजय जी, प्राइवेट निवेश, ग्रोथ रेट की आप बात कर रहे थे और निवेश निश्चित तौर पर एक बड़ी जो चुनौती है वो बनी हुई है। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है और हमारे साथ न्यूज एड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरह से जो आज बजट पेश किया गया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? आप क्या हेडलाइन इससे देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक सुरक्षित बजट है जिसमें जोखिम न लेते हुए, बिल्कुल भी कोई जोखिम नहीं लिया गया है, लेकिन यथास्थितिवाद यानी स्टेटस को की तरफ भी नहीं रहा गया है। हाँ, जो हमारी ताकत है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उस पर फोकस करने की कोशिश है और इस बार हमने अपनी स्ट्रेंथ को तलाशा है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है मेडिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, क्योंकि हमने कोविड में जिस तरह से डिलीवर किया है, हमने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। तो सरकार ने ये समझा है कि अगर भारत को एक ग्लोबल अपनी पहचान बनानी है, खासतौर से इंडस्ट्री सेक्टर में, तो स्टार्ट विद फार्मा सेक्टर। इसीलिए 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात है। और दूसरा फिर जो रीजनल, जो हमारा कन्वेंशनल मेडिसिन का एक तरीका है, तो 5 रीजनल हब इसमें भी देखने की कोशिश है। एम्स बनाने की बात इन्होंने की है, लेकिन कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाया, जरूरत भी नहीं थी। 5 राज्यों के चुनाव हैं जरूर, लेकिन लोकसभा चुनाव अभी दूर है और 5 राज्यों के चुनाव में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस बजट के जरिए उन चुनावों की चाबी तलाश सकते थे। वो अब राज्यों पर छोड़ दिया गया है। लाडली बहना जैसी योजनाएं आती हैं और चमत्कार करके चली जाती हैं। तो अब केंद्र सरकार ने इसके बजाय ये राज्यों पर छोड़ा है। उनकी आर्थिक स्थिति की, वेलबींग की देखभाल वो कर सकता है। लेकिन शेयर बाजार बहुत निराश है, क्योंकि जिस तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग पर, बेट पर टैक्सेशन की बात है, सिक्योरिटी प्रोविजंस जो होते थे उस पर बेट, उस पर जो इंडिकेशंस थे, शेयर बाजार निराश जरूर है। हो सकता है संभले, थोड़ी देर में रास्ता निकाले, लेकिन उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा आम आदमी के सेंटिमेंट पे, क्योंकि शेयर बाजार की दुनिया एक अलग दुनिया है। उससे जो उसके जो प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर्स एडिक्शन के भी शिकार होते हैं, जो उसके बिना उनको चैन नहीं पड़ता है। और दूसरा, उसमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ ऐसी होती है कि वो इस तरह की चीजों के झटकों को झेल लेते हैं। तो शेयर बाजार जरूर नाखुश है, लेकिन ओवरऑल ये एक बहुत ही जोखिम न लेने वाला बजट है। सरकार की कोशिश है कि हम अपना जो बजट डेफिसिट है उसको भी संतुलित रखें। और एक मतलब पूरा बजट मुझे जो लगा, बाकी तो जयप्रकाश जी हमारे बीच में, चंद्राकर साहब हैं, एक्सपर्ट्स बताएंगे। मैं तो बीइंग एन लेमैन, एक जर्नलिस्ट, औसत बुद्धि वाला एक पत्रकार होने के नाते मैं यही विश्लेषण कर पा रहा हूं कि ये एक बड़ी इनिंग की तरफ बढ़ने के लिए धीरे धीरे रन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ एक बजट नजर आता है। जयप्रकाश जी, एक छोटा कमेंट आपका। नहीं, ये जो अभी जिक्र किया ना अजय चंद्राकर जी ने, वो कि कैपेक्स में जो है उन्होंने 9% की बढ़ोतरी की है, काफी और कैपिटल इंडेक्स, हाँ, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर, तो जो उससे क्या होगा कि जो रेलवे, डिफेंस, AI स्किलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें सब में जो खर्च होगा तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और असेट्स को बिल्ड करेगा।
और ये पहले जो है 11.21 लाख करोड़ रुपए था पिछले बजट में, इसको बढ़ा करके उन्होंने 12.2 लाख करोड़ कर दिया। और ये आपको बताऊं कि 2014-15 में, आज आपको इसका साइज अगर आप देखें तो 2014-15 में ये 2 लाख करोड़ हुआ करता था। तो ये जो एक बहुत बड़ा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का तरफ जो इंटेंट गवर्नमेंट ने दिखाया वो ये है कि वो ग्रोथ को जारी रखना चाहती है ज़्यादा। जैसे बायो फार्मा शक्ति 10,000 करोड़, भारत एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बड़ी ताकत रहा है और हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी इस पर निर्भर करता है, बड़ी हिस्सेदारी है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 40,000 करोड़ इस बजट में उन्होंने किया है और उसके नए जो एरियाज हैं वो बना रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो कि हमने पिछले जो एक्सपोर्ट था उसमें मोबाइल फोन्स का एक्सपोर्ट बहुत बड़ी संख्या में हुआ है और बड़ी हिस्सेदारी उसमें मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की थी। और कंटेनर, जबकि हम एक समय उसको चीन से बड़े भारी नेट इंपोर्टर हुआ करते थे। कंटेनर विनिर्माण योजना जो है वो 10,000 करोड़, चैंपियन एमएसएमई पर भी उन्होंने फोकस किया है, 10,000 करोड़ का प्रोविजन उसमें है। और एमएसएमई हमारे जो लोगों का एक बड़े हिस्से का ये सोचना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का बहुत रोल है, खास करके वो रोजगार के मामले में बहुत अहम होते हैं। उनकी लागत जरूर बड़ी इंडस्ट्रीज के मुकाबले, जो बड़ी स्केल्ड इंडस्ट्रीज होती हैं उनके मुकाबले लागत थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन उनके लिए 10,000 करोड़, उनको आत्मनिर्भर भारत टॉपअप 2,000 करोड़। तो ये सब उन्होंने जो फोकस रखा है वो एक तरफ कैपिटल बूस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने पर फोकस किया है। नई योजना, एक महात्मा गांधी स्वराज ग्राम योजना का ऐलान किया है जिसमें गांवों में रोजगार बढ़ाया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, लोगों को ज़्यादा स्किलिंग किया जाए और तैयार किया जाए अर्थव्यवस्था का प्रोडक्टिव हिस्सा बनने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एमएसएमई पर भी उन्होंने बूस्ट किया और स्किलिंग पर भी बूस्ट किया। थ्री प्रॉन्ज्ड स्ट्रैटेजी है। एमएसएमई की बात करें, 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड है, सेल्फ रिलायंट फंड इंडिया फंड में 2,000 करोड़ का टॉपअप और टीआरडीएस प्लेटफॉर्म को मजबूत करने की योजना है। और जैसा आपने कहा और जैसा चंद्राकर साहब ने भी कहा कि ग्रोथ इंजन जो है वो बनाने की कोशिश है, जो कैपेक्स हमारा है उससे बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश इस बजट में की गई है कि रोजगार भी जनरेट होगा, डेवलपमेंट की तरफ भी भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इससे जो तमाम और चीज़ें हैं, चाहे लोहा है, सीमेंट उद्योग बूस्टअप होगा, आयरन इंडस्ट्री जो है वो बूस्टअप होगी। और जाहिर तौर पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जैसे ट्रेन्स की हमने बात की कि एक अच्छा सिस्टम है। लेकिन ये जो बात है जयप्रकाश जी की, कोई बहुत लोक लुभावन जैसा बजट नहीं, यानी आपको समझना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक ठीक रणनीति है वर्तमान। अभी देखें, कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है कि इस समय जिस तरह का वैश्विक परिदृश्य है उसमें हम बहुत आर्थिक रूप से बहुत ही कॉम्पिटेंसी के साथ आगे खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन एक संतुलित और हर चीज को एड्रेस करता हुआ नजर आ रहा है बजट। जी देखिए, ये जो कर्ज वाली बात थी कि भारत पर जो कर्ज है 56.1% जो था डेट टू जीडीपी रेशियो, इस बजट से एक नई चीज सरकार ने ये शुरू की है कि उसको भी टारगेट किया जाए और नीचे लाने की कोशिश की जाए। तो उसको उन्होंने नया लक्ष्य रखा है इस साल और उसको वो कम कर रहे हैं और 2031 तक उसको 50% तक लाने का टारगेट है। तो ये जो इससे मैं जो आपने का सवाल था उससे जोड़ रहा हूं कि गवर्नमेंट का इंटेंट ये है कि इंडस्ट्री को ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, लोगों की स्किलिंग की जाए। अगर हम ये सब कर पाने में सफल होते हैं, कर्ज को नहीं बढ़ने दिया जाए, कम किया जाए कर्ज को, और इंटरेस्ट आउटगो जो है, आउटफ्लो है, उसको कम किया जाए, तो हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे और जिसको हम डेवलपमेंट पर खर्च कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। जो चिंता की बात जो अभी अजय चंद्राकर जी ने जिक्र किया था, हम पहले भी बात की है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके बढ़ाने के लिए इन्होंने ये जो नए क्षेत्र हैं इनमें प्रोविजनिंग की है और उन उद्योगों के लिए
बिल्कुल आसान बनाने की कोशिश की। इनकम टैक्स में भी उन्होंने पूरा प्रशासन जो है आसान बनाने की तरफ वो इसमें काफ़ी चीज़ें की है। पेनल्टी को जो पेनल्टी के ऊपर ब्याज लगता था वो अपील के दौरान उसको समाप्त किया है। इसके बाद में अभी जो पहले जो सजा वाला प्रावधान था उसको पेनल्टी में पेनल्टी। हाँ, तो जो ये जो चीजें हैं ये लोगों के लिए कामकाज करने को, कारोबार करने को आसान चंद्राकर जी से रेखली दोनों राजनीतिक मित्रों की तरफ आऊंगा, पंकज जी और अमित जी की तरफ। चंद्राकर साहब, एक ऐसा बजट है जिसको थोड़ा समझना पड़ता है, और समझना इस लिहाज से पड़ता है कि जो भी प्रोविजंस हैं वो लॉन्ग टर्म में भारत के लिए बेहतर हैं, और ये भी बताता है कि सरकार के पास इस समय कोई दबाव नहीं है इस तरह का। उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले मुझे लगता है फरवरी में, 1 फरवरी को, क्योंकि फरवरी मार्च में चुनाव है, शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले हमें फिर कुछ ऐसा लोक लुभावन चीज मिले, लेकिन अभी सरकार के पास इमीडिएट ऐसा कुछ। तो क्या आपको लगता है कि एक बहुत स्ट्रैटेजिस्ट बजट है ये, थिंकिंग बजट है? आम आदमी पढ़ता जाएगा, देखता जाएगा तो सोचेगा उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब एक देश के हित का बजट है। क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली यहाँ पर शरद जी, यह जो बजट है वो काफी अनुशासित बजट इसलिए माना जाएगा क्योंकि बिल्कुल सही शब्द है, वर्तमान जो परिदृश्य है और जो चुनौतियां हैं तरह तरह की, चाहे आंतरिक हो चाहे वैदेशिक हो। आंतरिक में जिस तरह से जिसके ऊपर बात किया गया इकोनॉमिक सर्वे में, जिसका पारासर साहब जिक्र भी कर रहे थे कि केंद्र सरकार के समान अब राज्य सरकारों की भी जो बोरोइंग की जो कैपेसिटी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके ऊपर चिंता प्रकट किया गया। और सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने राजकोषीय घाटा को कम करे, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है, यह एड्रेस किया गया आर्थिक सर्वे में। फिर प्राइवेट निवेश की बात आई है। अब प्राइवेट निवेश में निश्चित रूप से आउट हेड FDI, अन्य देशों में अगर हमारे उद्योगपति वहां निवेश करते हैं उसके बजाय अपने देश में इसको तो करना ही है। इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार कहा गया, जो बजट में दिखाई दे रहा है। सीतारमण जी यहाँ पर एक सेंटेंस प्रयोग की है बजट में, वित्त मंत्री जी, वो है करेंट अकाउंट के ऊपर। अब करेंट अकाउंट के ऊपर वो निर्यात शब्द का प्रयोग की है, उसको बढ़ाना है। अब वो तब बढ़ेगा जब निवेश होगा, और इसके लिए जिस तरह से एग्रीकल्चर क्षेत्र में एक प्रकार से हम कह सकते हैं एलिट प्रोडक्ट जो है, चाहे काजू हो, बादाम हो, अखरोट हो, इसके ऊपर वो जो जिस तरह से प्रस्ताव रखी हैं वो अच्छी बात है। हमारे यहाँ मूल बात यह है शरद जी कि हम जो निर्यात करते हैं और आयात करते हैं उसमें जो करेंट घाटा बहुत ज्यादा है। अब इसकी भरपाई अभी तक कैसे होती थी, जो हमारे NRI या FDI जो आता था उससे काफी सरकार को सहूलियत हो जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में प्रतिकूल परिस्थितियां हैं और इसमें फ्लो कम है, जिसके कारण से प्राइवेट निवेश के ऊपर जोर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात कही गई जी, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के साथ ही साथ छोटे छोटे जो शहर हैं शरद जी, जी वहां पर चंद्राकर साहब एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है मेरा, आप अनुमति देंगे तो मैं पूछूंगा जरूर। जी 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 ये जो यूरोपियन यूनियन के साथ अभी जो हमारी डील की बात हुई है उसको लेकर मैं थोड़ा उत्साहित था। मुझे लग रहा था कि इसमें निर्यात और इससे जुड़े कुछ बड़े प्रोविजंस का डेक्लेरेशन इसमें होगा, या चीन के साथ जिस तरीके कंपटीशन में हम उतरने की कोशिश कर रहे हैं उसकी झलक मिलेगी। उसको लेकर इस बजट में कोई रिफ्लेक्शन आपको दिखता है, या हम उस पर आगे विचार कर रहे हैं? जी एक्चुअली शरद जी, ये जो यूरोपियन कंट्रियों के साथ जो सेटलमेंट हुआ और इसी बात को निर्यात शब्द में सीतारमण जी संकेत दी हैं। टाइम लगेगा, वो ठीक है, वो लग्जरी गुड्स के ऊपर अभी फिलहाल ज्यादा है। ये 8 अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट हम लोग किए हैं ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म सेटलमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म है, और उसका रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। लेकिन यहीं पर हमारा जो वे कौन लोग हैं जो हम निर्यात करते हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रियों का कानून हो जी, वहां हमारा कमोडिटी का मान लो कोई प्रोडक्ट जाता है वो रिजेक्ट क्यों हो जाता है, उनके कानून के मापदंड के अनुसार वो नहीं निकलता।
तो यहीं पर हमारे सिस्टम में जो महीन ब्यूरोक्रेसी है, जो उनको अप्रूवल दे देते हैं, इसके ऊपर कसावट होगी और उनको निश्चित रूप से अनुशासित करके, क्योंकि उनको हमारे देश का नाम खराब करने का अधिकार नहीं है। जी जी क्योंकि कोई प्रोडक्ट वहां जाए और रिजेक्ट हो करके आए। मूल बात यह है यहाँ पर शरद जी कि वित्त मंत्री जी के पास गुंजाइश कम था, रुपया का जो अवमूल्यन है उसी के लिए उनको 4.5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता थी जी। उसका भरपाई वो कैसे करेंगी, ये एक चुनौती था। तो और अच्छी बात है कि नई नई घोषणाएं नहीं हुई, एसएमई के ऊपर बात हुई है, मेक इन इंडिया के ऊपर बात हुई है, छोटे छोटे मैं लौटता हूं चंद्रका साहब, फैक्टरों को टच करने का प्रयास किया। लेकिन आपके एक शब्द पर मैं मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, जिस शब्द को मैं नहीं तलाश पाया, आपने उस शब्द का इस्तेमाल किया, डिसिप्लिन्ड बजट, अनुशासित बजट। अनुशासित बजट जो है वो भविष्य में झांकता है, वो वर्तमान के लिए लोक लुभावन इरादों में नहीं उलझता है और ना वो ताली बजाने की तरफ जाता है। तो ये राहुल द्रविड़ जैसी एक इनिंग है कि आपने 2026-27 की तरफ जो बढ़ने की कोशिश की है, वो आपने एक लंबी पारी खेलने का इरादा जताया है, बजाय इसके कि आप आगे बढ़कर अभिषेक शर्मा की तरह छक्के लगाएं और ताली बजवाएं और आगे बढ़ें। तो एक डिसिप्लिन बजट है, इसीलिए शेयर बाजार मुस्कुरा नहीं रहा है। आम आदमी के चेहरे पे भी शायद अभी वो यही सोच रहा होगा कि सब बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, इसमें भैया हमारे लिए क्या है। पंकज जी, छोटा रिएक्शन आप। देखिए शरद जी, हम सबको तो एक ही चीज से अनुमान लगाना चाहिए बजट की सफलता का कि 2018-19 में बजट की साइज थी 24 लाख करोड़ रुपए और अब ये बजट 50 लाख करोड़ के ऊपर का बजट है, यानी ऑलमोस्ट पिछले 7 या 8 वित्तीय वर्षों में, और निर्मला जी ने लगातार नवा बजट पेश किया है, 7 या 8 वित्तीय वर्षों में हमारे बजट की साइज डबल हो गई और बजट की साइज डबल हो गई। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण विषय जिसको सारे दुनिया के अर्थशास्त्री सराहते हैं, हमारे पारिशद जी ने भी बात करी और चंद्रका जी बात कर रहे हैं, वो है पूंजीगत व्यय में 9% की वृद्धि। शरद जी, बड़ा फिगर होता है और उस सबसे आपके रोजगार के अवसर, विकास के अवसर, क्योंकि सरकार की धारणा बहुत स्पष्ट है, रोजगार यानी स्वरोजगार। पंकज जी, माफी चाहूंगा रोक रहा हूं, सिंधिया साहब कुछ कह रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री। A huge jump in capital expenditure from 2 lakh crore to almost 11 lakh crore this year to 12 lakh crore next year. So it's a budget that is going to empower India, is going to power India, and is going to take India on its trajectory, which is today the fourth largest economy to the third largest economy by next year and onward and forward. Northeast. चलिए, तो आपने देखा कि सिंधिया साहब अपनी बात रख रहे थे और चलिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पंकज जी अपना रिएक्शन दें, फिर मैं चलूंगा अमित श्रीवास्तव जी की तरफ। मैं बस यही आग्रह कर रहा था कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी लगा कि पूंजीगत बड़ा विषय और सिंधिया जैसे विद्वान केंद्रीय मंत्री को जिनका अर्थशास्त्र पर व्यापक अध्ययन है, उन्होंने तो विदेशों में इसको पढ़ा भी है और वो भी उसी विषय पर उल्लेखित करती है कि शरद जी बड़ा फिगर होता है वो। और पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर जब कांग्रेस की सरकारें थी यही समस्या थी, इसीलिए ना तो विकास की आकार बढ़ पा रहा था, ना बजट का आकार बढ़ पा रहा था, ना हमारी इकोनॉमी का। आप सोचिए ना कि आज भारत यदि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। यूरोपीय यूनियन से जो डील हुई है, डील ऑफ ऑल मदर डील जिसको हम बोल रहे हैं, सबसे बड़ी डील हुई है, तो सराहनीय है। और वो डील किससे करता है शरद जी? डील होती दो लोगों में जो समकक्ष हों, और हम सब जानते हैं कि यूरोपियों की मानसिकता और मापदंड बहुत भिन्न होते हैं। और आज यदि पूरे यूरोप को, पूरे यूरोपीय यूनियन को ये लग रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जिससे हम डील कर सकते हैं, अक्रॉस द टेबल बैठकर डील कर सकते हैं, तो ये दर्शाता है कि दुनिया भर की तमाम रोती गाती अर्थव्यवस्था के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था एक बैंड बाजे के समान है जो धूम धमाके के साथ चल रही है। हाँ, कांग्रेस को, जैसे हमारे अमित जी को अधिकार है कि वो उनकी मानसिकता ही आलोचना करने की है और मुझे आपत्ति भी नहीं है, ये शरद जी प्रक्रिया अधिकार है उनका, अधिकार है। और आलोचना समीक्षा तो बिल्कुल होना चाहिए, सबसे बड़े गहने हैं, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार अपना प्रयास बहुत अच्छे ढंग से कर पाई और निश्चित तौर पे भारत को जैसा हम चाहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बने, सामरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, उस दिशा में अग्रसर बढ़े हम सब। बिल्कुल, और अमित जी ने तारीफ भी की है, जो कैंसर जब वो कह रहे थे, वो बहुत बेमन से करी, एक ही तारीफ करी। चलिए मन से कर दीजिए अमित जी, अगर लगे आपको कुछ ये कह रहे हैं आपके साथी मित्र आपके कि बेमन से की थी, अब मन से भी कुछ अच्छा लगे आपको तो जी अमित जी। देखिए,
मैंने तो मन से ही तारीफ की थी, अब पंकज भाई ने उसे कैसे लिया ये मैं उन पे छोड़ता हूं। जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है, वो सबके लिए अच्छी चीज है। लेकिन मैं कुछ आंकड़े लाना चाहता हूं। देखिए, आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि कर्ज का आंकड़ा जीडीपी का 42% है और हर व्यक्ति पर लगभग 4.8 जो है 4,80,000 रुपए पैदा होते साथ ही कर्ज हो जाता है। उसके बाद मैं भी चाहता हूं कि भारत विश्व शक्ति बने, विश्व गुरु बनने की हम बात जरूर करते हैं, लेकिन आरबीआई वर्ल्ड बैंक का भी आंकड़ा बता देता हूं शरद जी कि 2 लाख करोड़ का कर्ज वर्ल्ड बैंक में भारत सबसे पहले प्रदान पे है कर्ज लेने में। लगभग $24.4 मिलियन का हम पे बोझ है और हम विश्व गुरु बनने के लिए जरूर हम कर रहे हैं, लेकिन सोचना पड़ेगा विश्व गुरु बनने के लिए हमें सबसे अति आवश्यक चीज जो मेरी नजर में है या वो सबके नजर में है वो शिक्षा है। और 90,000 से ज्यादा आप स्कूल बंद कर देते हैं और आपका पूरे बजट पे आप सिर्फ 1.28 करोड़ रुपए मतलब 2.5% आप ही उस पे शिक्षा पे लगाते हैं। मतलब आपका फोकस क्या है? इसीलिए मैंने कहा था कि शायद आपको अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। दूसरा फोकस होना चाहिए लोगों के हेल्थ पे, और हेल्थ पे आपने बजट क्या दिया? 1.97%। मतलब दोनों चीजों पे जिसपे सबसे ज्यादा फोकस होना था और आपने उस पे क्या परसेंट दिया ये मैं आप पे छोड़ता हूं। दूसरा सबसे अहम बात कि लगातार मैं जरूर इसमें प्रसन्न होता अगर जनता के लिए कुछ होता, और ठीक है चुनाव पे मुझे लगता है बजट जो है वो चुनाव पे असर जरूर करता है, लेकिन बड़े दिल से बजट पेश करना चाहिए और निश्चित तौर पे चुनाव को देख के कभी भी बजट डिसाइड नहीं करना चाहिए। और रही बात अभी आपने कहा कि मुझे खुशी है कि 9वीं बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश कर रही हैं और दूसरी महिलाएं, पहला इंदिरा गांधी जी ने किया था। और लगातार मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब हमारा पहला बजट आया था आज स्वतंत्र भारत का, जो 28 नवंबर 47 को आया था, उसमें 171.15 करोड़ से 1197 जो हमारा खर्च था वो बताया गया था। और आज से अनुमानित हम जो जहां पहुंचे हैं अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे पंकज भाई, तो उस समय जनसंख्या सिर्फ 35 करोड़ थी, आज 142 करोड़ है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस ओर जा रहे हैं और लगातार हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारा फिजिकल डेफिशिएट कहां पर पहुंचा है 2.80, और लगातार जीएसटी से हमें कमाई कितनी होती है मैं वही बताना चाहता हूं कि 2.10 लाख करोड़ रुपए। और अगर मैं बहुत सारी चीजें चाहे गोल्ड पे जाना चाहूंगा तो आज से सिर्फ 6 साल पहले गोल्ड जो था वो 43,000 था, आज कहां है 1.5 लाख से ऊपर है। और आपकी जो नीतियां हैं उसके कारण ये जो सेंटीमेंट्स होता है हमारे भारत में, गोल्ड जो होता है वो लोगों के फीलिंग से जुड़ा होता है, लेकिन कितने परसेंट का उसमें आपने बढ़ोतरी कर दी? 75% से ज्यादा। चांदी में 167% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। मतलब कहीं ना कहीं आपकी नीतियां, अब मैं अगर पेट्रोल डीजल पे जाऊंगा तो आप देख लीजिए कि उस समय पेट्रोल डीजल कितने में मिल रहा था? 14 में 75 और 58 और आज कितना है? 98। तो कहीं ना कहीं आपको नीतियां सुधारना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं जो जैसा जय सर ने कहा कि निश्चित तौर पे हमें घाटे कम करना पड़ेंगे, हमें अपनी ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए रोजगार सृजन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है और फोकस हम एमएसएमई पे करते, रोजगार सृजन पे करते, ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल 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 ठीक है। लेकिन मैं अभी जो विश्लेषण कुछ देख रहा हूं तो 5 राज्यों की रिफ्लेक्शंस इसमें दिख रही हैं। चाहे तमिलनाडु की बात करें और पश्चिम बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पश्चिम बंगाल से भी दानकुनी से लेके सूरत तक एक डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर की बात है जयप्रकाश जी। और सभी को, तमिलनाडु को, आसाम को, पुडुचेरी को, सभी तरफ एड्रेस करने की कोशिश है। तो इलेक्शन का रिफ्लेक्शंस तो है ही। चलिए एक बार लखनऊ चलते हैं जहां हमारे स्टेट हेड दिलीप सिंह हमारे साथ हैं। चलिए फिर हम उनकी तरफ चलेंगे। जयप्रकाश जी, एक सवाल जो मेरे मन में है कि इस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो अपने क्या कहूँ मैं, टेरर के साथ हमारे साथ हैं। चलिए एक बार फिर लखनऊ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ गए दिलीप। आपके साथ कुछ लोग हैं, बजट पर एक क्विक रिएक्शन हो जाए। क्या कहता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि अगले साल चुनाव है और बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी बताइए। बिल्कुल शरद जी, जिस तरह से आज निर्मला सीतारमण के लिए ऐतिहासिक दिन था, वो 9वीं बार अपना बजट पेश किए हैं। हम राजधानी लखनऊ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में है, यहाँ बहुत सारे व्यापारी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये बजट जो निर्मला सीतारमण ने आज पेश किया है आपकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरा।
व्यापारियों के दृष्टिकोण से तो ये बजट था ही नहीं। जो छोटे व्यापारी हैं उनका तो कहीं इस पर जिक्र ही नहीं आया, चूंकि ऑनलाइन के कारण उनका व्यापार दिन प्रतिदिन बिल्कुल खराब हो गया। ये सुरसा के तरीके निगलता चला जा रहा है छोटे व्यापारियों के व्यापार को, जो ऑनलाइन व्यापार है। हमें उम्मीद थी माननीय जो हमारी वित्त मंत्री हैं माननीय निर्मला रमण जी से, कि वो शायद जो है कुछ ना कुछ इस पर विशेष लाएंगी, परंतु ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य को लेकर के जो बात की गई है, सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि आप पर्चा भी नहीं बना सकते, दिखाना तो बहुत दूर की बात है। इस व्यापारी, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है महिला सशक्तिकरण की। भाई कुछ महिलाएं व्यापारी हैं हमारे साथ, हमसे बात करेंगे। जिस तरीके से सरकार तमाम वादे करती है महिला सशक्तिकरण को हम बढ़ावा देंगे, इस बजट में क्या लगता है कि महिलाओं को कितना मिला, कितना नहीं मिला? हम लोग ये सोच के आए थे कि शायद हम लोगों को बहुत ज़्यादा आपकी मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हासिल हुआ। जो बजट पहले था उसी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके उन्होंने पेश कर दिया। तो हम लोग घर चलाते हैं, तो हम लोगों ने सोचा था कि शायद हम लोगों की घरेलू चीज़ों पर कोई रिबेट मिलेगा, कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी प्रस्ताव नहीं था। ना ही कोई शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कोई अच्छा प्रस्ताव दिया कि उसमें बढ़ोतरी होगी, ये होगा, ये सुविधा होगी, वो कुछ भी नहीं हम लोगों को हासिल हुआ। तो एटलीस्ट थोड़ा सा उन्होंने मेडिसिन वगैरह पे थोड़ा ध्यान दिया, जिससे कि कैंसर वगैरह के आराम मिल जाए दवाइयों में। और ये सब ओवरऑल देखकर इस बजट से हमको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है। हम महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हम लोग जो बिजनेस करते हैं शहर में, उसके लिए सोचा था शायद कोई और सुविधा मिलेगी जिससे हम आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि ये बजट हमको संतोष। बिल्कुल, आज जो बजट पेश हुआ है उसको लेकर के देखा जाए तो 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी है। तो चूंकि आप बड़े व्यापारी हैं और व्यापारियों के नेता भी हैं और तमाम सरकारों के बजट आपने देखा है, ये बजट आपको किस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो किस तरह से लगता है? ये ड्राई बजट था, और ड्राई के साथ जो समुद्र के आसपास के राज्य हैं उनके लिए कुछ विशेष था, क्योंकि वहाँ पर कुछ चुनाव होने वाले हैं। मुझे लगता है वित्त मंत्री जी ने यूपी के लिए और देश के बाकी जनता के लिए 27 और 29 के लिए कुछ चीजें रोक के रखी हुई हैं। आज के बजट में ना व्यापार की बात हुई, ना उद्योग की बहुत ज्यादा बात हुई, ना महिलाओं की बात हुई, ना युवाओं की बात हुई, ना शिक्षा की बात हुई। और चिकित्सा की अगर बात करेंगे तो मात्र उसमें 17 दवाओं को उन्होंने सीमा शुल्क घटाने की बात कही है, कितना वो भी नहीं बताया। और 7 दवाओं को निजी रूप से आप आयात करेंगे तो उस पर घटाने की बात कही गई है। अब महिलाओं के लिए एक उन्होंने हॉस्टल की बात बताई कि जहाँ जितने भी शहर हैं, हर शहर में महिलाओं के लिए वो बनेंगे, हॉस्टल बनेंगे, वो स्वागत योग्य है। लेकिन एक बड़े कैनवास पे अगर देखेंगे तो आज के बजट में हम लोग जो बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे व्यापारी बहुत उत्साहित हो। देश का रिटेल सेक्टर का व्यापारी पिछले काफी समय से बहुत ज्यादा विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों से परेशान है। तो तमाम व्यापारिक संगठनों ने वित्त मंत्री जी को, वाणिज्य मंत्री जी को लिख करके दिया हुआ है कि ई कॉमर्स की पॉलिसी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने भी वित्त मंत्री जी से मांग की है कि ई कॉमर्स की पॉलिसी, रिटेल ट्रेड की पॉलिसी होने। ये दोनों पॉलिसी अगर नहीं बनेगी तो भारत का रिटेल सेक्टर खत्म हो जाएगा। रिटेल सेक्टर में 100% तक का FDI ले आए हैं। साथ ही साथ कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया। अभी GST काउंसिल ने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस से 18% की GST को हटा दिया, लेकिन उसके बावजूद जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं इन सब ने 15% से लेकर के 20% तक का रेट अपना इंश्योरेंस के नाम पे बढ़ा दिया। तो ऐसे में सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं। तो आज हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, जो ऐसी कंपनियां, उन पर शिकंजा कसने के लिए कोई पॉलिसी की बात कही जाएगी। उन्होंने अनेक समितियों की बात कही कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग समिति की बात कही है, लेकिन ऐसी कोई ठोस नहीं दिखी जिससे व्यापार, उद्योग और कृषि, और आज बहुत बड़ी बात ये भी कृषि के क्षेत्र में भी आज बात नहीं हुई। किसान का क्षेत्र जो है, भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के क्षेत्र की भी आज कोई बात नहीं हुई है। विज्ञान के क्षेत्र की बात भी नहीं हुई है, रक्षा क्षेत्र की भी बात नहीं हुई है। तो आज का बजट जो है ड्राई बजट के रूप में हम लोग देख रहे हैं। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से देखिए बिल्कुल दिलीप जी, आप और अपडेट और रिएक्शंस लेते रहिएगा। मैं लौटूंगा कुछ देर बाद और हम आपसे और मेहमानों के साथ आप जुड़िएगा और इनपुट पहुंचाइएगा। तो उत्तर प्रदेश का ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वहाँ जो डिग्निटरीज हमारे साथ जुड़े थे, वो मान रहे हैं कि एक डिसिप्लिनेरियन बजट है ये। और जैसी बात चंद्राकर साहब कह रहे थे कि ये बजट जो है, ये बजट एक ऐसा बजट है जिसे आप कह सकते हैं कि अनुशासन में बंधा हुआ बजट है पूरी तरह से। और इसने सिर्फ झांकने की कोशिश वही की है जो भारत को एक लॉन्ग टर्म में एक मजबूती प्रदान करे। चंद्राकर साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में बहुत देर से अटका है, वो सवाल ये है कि ट्रंप साहब इस समय अपने टैरिफ टेरर के साथ पूरी दुनिया को
अपनी छड़ी लेकर डरा रहे हैं। और इसी बीच हमने भी जीएसटी में रियायतों का एक दरवाज़ा खोला और उसका भी बड़ा कारण माना गया कि जनता का हित तो जुड़ा ही था उससे, लेकिन जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो बन रहा था टैरिफ टेरर के बाद, तो भारत को बाजारों की तरफ लौटना भी था, उपभोक्ताओं को प्रेरित करना था कि वो चीज़ें खरीदें, और इसीलिए हमने जीएसटी में कुछ सुराख जानबूझकर हमने उत्पन्न किए, पैदा किए। तो क्या आपको लगता है उसकी छाया भी इस बजट पर है कि ये बजट बहुत कुलांचे भरता हुआ नजर नहीं आया? बिल्कुल शरद जी, मूल बात यह है कि नवरात्रि के समय प्रधानमंत्री जी जो आह्वान किए थे जीएसटी में रेट कट किया गया था, तो कंजम्पशन बढ़ेगा ऐसा उम्मीद किया गया था, और जिसके कारण से सरकार की लगभग 9% जो रेवेन्यू है उसको सरकार आत्मसात करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन कंजम्पशन बढ़े। इसके अलावा पिछले बजट में 12 लाख रुपए तक की जो छूट दी गई थी, तो ये 2 बड़े कदम सरकार उठा चुकी थी। अब बात आती है, आपने कहा कि जैसा कि टैरिफ के ऊपर, एक्चुअली शरद जी, इसमें यकीनन यह सत्य है, इससे इनकार नहीं है कि अमेरिका के साथ हमारा जो ट्रेड था उसमें हम सरप्लस में थे, लेकिन यहाँ पर वित्त मंत्री जी जिस ढंग से बजट में लीकेज ना हो इसको मूल रूप से एड्रेस करते हुए की है, और लीकेज को बचाने का प्रयास किया गया है, और वो लीकेज जिसके कारण से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ जाता था, तो वो लीकेज बचेगा, जिसके कारण से यह भी सत्य है कि हम जो निर्यात करते थे वो वर्ल्ड जो इकोनॉमी है उसमें 2% है, लेकिन जिस तरह से मेक इन इंडिया, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों क्षेत्रों के को एड्रेस करते हुए वित्त मंत्री जी बात रखी हैं, और इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से यह क्लियर हो ही चुका था कि राज्य सरकारें क्या होता है शरद जी, 1 रुपए का अवमूल्यन होता है, तो भारत चलिए मैं रुकूंगा, आपको माफी चाहूंगा। डॉक्टर मोहन यादव रिएक्शन मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है, सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1000 ट्रायल स्तर बनेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर एआई के सेक्टर का बड़ा पैमाने पर राज्य के देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। वस्त्र उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे, जिससे राज्यों को लाभ मिलेगा। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों का विकास, और खासकर इसके लिए 5000 करोड़ का प्रबंधन करने का व्यवस्था की गई। छोटे शहरों में भी तीर्थ स्थलों का विकास करने का पर्याप्त ध्यान दिया गया है। केयर इकोसिस्टम के माध्यम से बुजुर्गों का इलाज सही समय पर हो जाए, इसका प्रबंधन भी किया है। देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास बनाने का निर्माण, ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इसके भी पर्याप्त प्रबंधन किए गए हैं। इससे कई वैश्विक देशों की चुनौतियों से निपटने में भी हमारी सरकार सक्षम होगी। गंभीर बीमारियों के लिए दवाई सस्ती करके ये सच में बड़ा काम किया है, जिसमें बीमारों के लिए कोई वर्ग का भी हो, लेकिन गंभीर बीमारियां हैं, उसका इलाज बड़ा महंगा पड़ता है। ऐसे में दवाई का सस्ती करना, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। खास करके पर्यटन स्थलों पर हजारों गाइड रख करके रोजगार के नए मार्ग को ढूंढने का प्रयास किया गया है। आर्कियोलॉजी की दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से जो रिजर्व स्थान है, उनको भी टूरिज्म की दृष्टि से खोलने का जो निर्णय किया गया है, इससे हमारी
प्राचीन विरासत को भी लोग जानने समझने के लिए अवसर लेंगे और ऐसे में विदेशी पर्यटकों को लाने के लिए 2% टैक्स की कमी करते हुए उनके लिए जो विशेष सौगात दी, जिसके आधार पर वैश्विक स्तर पर टूरिज्म के सेक्टर में भारत का स्थान और बढ़ेगा। जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने का निर्णय किया है। इनकम टैक्स के में छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान की है। राजकोषीय घाटे का 4.3% का लक्ष्य मध्य प्रदेश की दिशा में निश्चित रूप से हमको लाभकारी होगा। राज्यों के लिए मध्य प्रदेश के लिए 1,40,000 करोड़ का अनुदान रखा है, जिसमें मध्य प्रदेश को भी राज्यों के लिए 1,40,000 करोड़ का अनुदान देने का निर्णय किया, जिसमें मध्य प्रदेश भी लाभान्वित होगा। मध्य प्रदेश तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी, जब पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन हमने भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किया था, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 लाख से ज़्यादा कपास उत्पादक किसानों के लिए पूरा मालवा निमाड़ एक तरह से एक नई छलांग लगाने के लिए हमने पिछले समय उसका भूमि पूजन कराया। इससे इस बजट के माध्यम से वैश्विक स्तर पर कॉटन के कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, सभी प्रकार के सेक्टर के लिए अनोखी और बहुत दूरगामी दृष्टि से नीतियां बनाई गई है, जिसका लाभ पूरा देश उठाएगा, मध्य प्रदेश उठाएगा। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से आज इंदौर में मैंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के बजट भी सुना, बजट से जुड़े हुए विविध अलग अलग श्रेणी के विद्वानों के साथ संवाद भी हुआ, उनके विचार भी जाने और उनने सबने एक मुक्त कंठ से एक मत होकर के बजट की तारीफ की। ये आनंद का विषय है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने खुलकर प्रशंसा की बजट को, इसको आगे बढ़ने वाला और तमाम सेक्टर्स के लिए काफ़ी फाइनेंशियली इनरिच करने वाला उन्हें बताया। बीजेपी से हमारे साथ उज्ज्वल दीपक जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। चंद्राकर जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर राजनीतिक मित्रों की तरफ हम चलेंगे। जी जी, तो यहाँ पर शरद जी, जैसे 1 रुपए का अवमूल्यन होता है तो उसका भारत के टोटल इकोनॉमी के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का फर्क पड़ता है। और इस बात को वित्त मंत्री जी ध्यान में रखी हैं। उनके लिए बहुत बड़ी 70,000 करोड़ तो कई राज्यों का बजट भी नहीं होता है शरद जी, हमारे ही देश में कई जो छोटे राज्य हैं उनका। तो 1 रुपए का प्रभाव, इसीलिए मैं जो सेंटेंस प्रयोग किया कि यह एक अनुशासित बजट है। उनके लिए 4.5 लाख करोड़ रुपए का व्यवस्था करना। फिर दूसरी बात है इसमें कि एसएमई सेक्टर के ऊपर जी, एमएसएमई जी, और छोटे छोटे ऐसे सेक्टर हैं जहां से रेवेन्यू आ सकता है। छोटे छोटे शहरों के ऊपर वो जिस तरह से वो जिक्र की हैं, शहरों में जो पूंजी निवेश करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करने की बात अपनी बजट भाषण में वो बोली है। तो एक वित्त मंत्री जी भारत के हित के लिए एक समावेशी बजट कैसे हो सकता है और हमारा निवेश कैसे बढ़ सकता है, इन सब बातों को ध्यान में रखें। लेकिन मेक इन इंडिया को जब तक मजबूत, और उसमें जो है एक शब्द प्रयोग की है शरद जी, वो है रिफॉर्म। रिफॉर्म पास्ट टाइम में भी किया गया और वर्तमान समय में भी करेंगे, जिससे निवेश में विपुल पैमाने पर बढ़ोतरी हो। इन सब सेक्टरों को एड्रेस करने का सीतारमण जी प्रयास की हैं। अब कुछ देर बाद देखेंगे कि अलग अलग विभागों में बजट का जो आवंटन है उसका किस ढंग से उसमें उसका आवंटन हुआ है। और बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की चल रही हैं, हर बजट में घोषणाएं होती थी, इसमें भी हुई है, लेकिन अभी यहाँ पर एक प्रकार से सृजनात्मक घोषणा हुई है शरद जी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और चलिए अब राजनीतिक मित्रों की तरफ भी चलते हैं। उज्ज्वल दीपक जी का एक क्विक रिएक्शन लेकर फिर अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत के साथ उनकी तरफ चलूंगा। लेकिन चलिए सबसे पहले उज्ज्वल जी, माफी चाहूंगा, ग्वालियर से हमारे साथी मुस्तैद हैं, तो सीधे चलते हैं उमेश की तरफ। उमेश, बताइए क्या रिएक्शन है और कौन मेहमान आपके साथ हैं? जी
देखिए शरद जी, निश्चित तौर पर ये एक खुशहाली भरा जो बजट है वो देश का आया है और उसको लेकर हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं और उनके पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं जो कि व्यापार से संबंध रखते हैं। सीधे सीधे पहले बात कर ले सर, क्या कहेंगे बजट? देखिए, जब वित्त मंत्री महोदया ने आज बजट भाषण प्रस्तुत किया तो उसमें जो उन्होंने 3 प्रमुख कर्तव्य बताए, आम आदमी का विकास की बात की उन्होंने, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की उन्होंने और सबका साथ सबका विकास की बात की उन्होंने। आज उद्योग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें प्रत्येक माह, प्रत्येक हफ्ता कोई ना कोई नया ट्रम्प टैरिफ आ जाता है। तो ऐसे में उद्योग को, व्यापार को, आम आदमी को सरकार से एक विशेष पैकेज की, एक विशेष सपोर्ट की आवश्यकता थी। हम महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं, तब भी आज इनकम टैक्स के स्लैब में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हाँ, ये बात सही है, आज एमएसएमई को बढ़ाने के लिए, जो कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ की रीढ़ की हड्डी एमएसएमई, उसके लिए 200 नए क्लस्टर की बात की और जो सरकारी खरीद में एमएसएमई का ज़्यादा योगदान रहेगा इसकी बात की, 7 नए रेलवे के कॉरिडोर स्थापना की बात की। लेकिन कहीं ना कहीं ग्वालियर जैसे शहर की हम अगर बात करें तो यहाँ पे आज विकास की बड़ी आवश्यकता है। पिछले 25, 30, 40 सालों के अंदर आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है। मझले और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निर्णय लिया। सब इस बजट में कुछ भी नहीं आया जो मतलब मिडिल क्लास एक व्यापारी के लिए जो आना चाहिए था। आज मिडिल क्लास व्यापारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परेशान है, उसको लेके व्यापारी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार कोई नियमों में बदलाव करेगी। ये जो विदेशी अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म है, इन पे कुछ लगाम लगाने के लिए कोई इन पे नए सरचार्जेस लगाएगी जिससे जो है मिडिल क्लास व्यापारी इनसे फाइट कर पाए। आज मिडिल क्लास व्यापारी प्रॉपर्टी टैक्स भी भरता है, सफाई शुल्क भी भरता है, दुनिया भर के टैक्स भरता है, क्योंकि वो एक दुकान लेके बैठा है, नकली सामान बेचता है तो उस पर केस डाल दिया जाता है ये मान के कि आप सेलर हो। लेकिन यही जब अमेजन कोई नकली सामान बेचता है या फ्लिपकार्ट कोई नकली सामान बेचता है तो वो कोर्ट में ये कह के अलग हो जाते हैं कि हम एक कोरियर हैं, हम सेलर नहीं है। तो ठीक बात है। देखिए, किसी भी देश की सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के लिए 3 मजबूत पिलर होते हैं, चिकित्सा, शिक्षा, न्याय। ये बजट बड़ा नीरस बजट आया है। चिकित्सा, शिक्षा, न्याय के ऊपर उन्होंने कोई स्पेशल बजट नहीं दिया है। चिकित्सा व्यवस्था पूरे देश की बड़ी खराब है, आम व्यक्ति को जो है इलाज नहीं मिल पा रहा है, जजों की भर्तियां नहीं है, न्याय व्यवस्था में कोई बजट नहीं दिया है इन्होंने, और कानून व्यवस्था तो देख ही रहे हैं, पुलिस बल में भर्ती नहीं हुई है 25 साल से। लेकिन सर, नए मेडिकल खोलने की लगातार बात चल रही है, वो भी क्या है, दूसरी दवाओं में भी बातें तो बहुत चल रही हैं। बातें तो यहाँ पर जितने मेडिकल कॉलेज खुल गए उनमें सुविधाएं नहीं है, वो पड़े हुए। अगर पुराने हम अस्पतालों को ही अगर मेडिकल कॉलेज को अच्छा बना लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो बड़ा नीरस बजट आया है। इनकम टैक्स की छूट नहीं बढ़ाई गई है और होम लोन के ऊपर कह रहे थे कि ब्याज का दायरा बढ़ेगा तो इससे रियल एस्टेट में कुछ बढ़ोतरी होती, तो वो भी नहीं किया गया है। देखिए शरद जी, ये जो है चैम्बर कॉमर्स के सदस्य हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो बजट है मिला जुला बजट है। हालांकि जो ग्वालियर के लिए इसमें कोई ज़्यादा मुनाफा उद्योग जगत में नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से हमने बात की लोगों से और जो लोग हैं उनका भी कहना है कि जो मझले और छोटे जो उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे लाभ जरूर मिलेगा। जी, मिली जुली प्रतिक्रियाएं ग्वालियर से देखने को मिल रही हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप सुन रहे थे और राजनीतिक मेहमान भी हमारे बीच मौजूद है। उमेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उज्जवल दीपक जी, आप ही के पास में सीधा आना चाहूंगे, कैसे देखें, क्योंकि आप देख रहे हैं मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और जब बजट पेश किया जाता है सर, तो सीधा सीधा आम जनता खुद का ही फायदा देखती है कि उसकी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है, चाहे वो शिक्षा की बात कर लीजिए या स्वास्थ्य की बात कर लीजिए। देखिए, आज का जो ये बजट प्रस्तुत किया गया है, ये सिर्फ एक राजनीतिक दस्तावेज की तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। ये अर्थव्यवस्था की गंभीर समझ का दस्तावेज है और इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। लगातार 9वीं बार उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और जैसा कि दिख रहा है आपको कि पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी वाला बजट है। जी, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया गया है और ये वोट के लिए नहीं, वैल्यूज का बजट है और ये चुनाव जीतने के लिए नहीं, इकोनॉमी जीतने के लिए बजट लाया गया है। और इसकी समझ आपको देखनी पड़ेगी कि चुनावी वर्ष होने के बावजूद ऐसे कोई लोक लुभावन घोषणाएं जिससे आम आदमी बड़ा खुश हो जाता है, इससे कहीं ना कहीं बचा गया है और देश को लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे जाने के लिए 2047 के विकसित भारत बनाने के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। और ध्यान देने लोगों की बात यह है कि जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, वहां पर भारत ने स्थायित्व दिखाते हुए और एक वित्तीय अनुशासन, जैसा चंद्राकर जी कह रहे थे, वो करते हुए
वित्तीय बजट अनुशासन का ख्याल रखते हुए आम आदमी क्या संतुलन, महंगाई पे कंट्रोल, देखिए महंगाई है कि नहीं ये बात अलग है, पर क्या उसे कंट्रोल किया जा रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आरबीआई के रेपो रेट घटाने के इंडिकेशन पे से जाहिर होती है कि सरकार कितनी गंभीर है इस विषय पे। और वैश्विक जो अनिश्चितता चल रही है, युद्ध चल रहे हैं, उसके बावजूद आईएमएफ की रेटिंग में इस साल की ग्रोथ रेट 7.4 और अगले साल की 6.8 से 7% की जो आशा दिखाई जा रही है, ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत नजर आ रहा है। और किसान, युवा, महिलाएं, गरीब का ख्याल रखा गया है और इस बजट का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा जो कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आने वाला। बिल्कुल। चलिए के आपने बड़ा एक निर्णायक कमेंट कर दिया उज्जवल जी कि समझ में नहीं आने वाला है, समझ में तो आया होगा, हमने बोला ही नहीं कुछ जी। अब ये कुछ समझाने की कोशिश इनसे समझ लेते हैं कि कितना समझ में आया है जी। लेकिन ये एक मित्रतापूर्ण कमेंट ही है और इसको किसी और रूप में नहीं लिया जाना चाहिए जी। हाँ सर, मुझे तो सबसे पहले एक बात समझ में नहीं आई कि बजट आया 2026 में, 2026-27 के लिए बजट है, प्रोविजनल बजट है, वो 2047 की बात क्यों हो रही है सर? सबसे पहले हम ये सर भविष्य में झांकना भी तो जरूरी है। मतलब ये आज फिर कल ही 31वीं मौत हो गई ना जहरीला पानी पीने से। मतलब जिस शहर को हम देश का सबसे स्वच्छ शहर मान रहे थे 8 साल से, अगर वहां आप पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं शुद्ध, जिससे पीने के पानी से लोगों की मौत हो रही, तो शरद जी फिर ये जो बजट आप जो प्रोविजन 2047 की बात करें, सब बेमानी है। सबसे पहले बात करिए कि हम अभी की स्थितियों को कैसे हल करें। और चलिए अच्छी बात है 7.4% आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली, चली, मैं अभिनंदन करता हूं, अच्छी बात है शरद जी। लेकिन जब मैं देखता हूं कि वर्ल्ड बैंक में जब बात आती सबसे बड़े कर्जदारों की, तो अगर आप बात करें देश को 55 लाख करोड़ का कर्जा होने में देश को 68 साल लगे। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी सर 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज की तारीख में आप पता करें क्या कर्जा देश पर वर्ल्ड बैंक का 205 लाख करोड़, मतलब उससे 4 गुने से ज्यादा। ऐसा 11-12 साल में मोदी जी ने क्या किया और वो आखिर पैसा कहाँ उपयोग हुआ, इस बजट में वो बताना चाहिए। और शरद जी इसके अलावा आप कह रहे हैं कि बजट अच्छा है, शेयर मार्केट की क्या हाल है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, धड़ाम से गिरा। अब आप कहेंगे शेयर मार्केट से क्यों आप तुलना कर रहे हैं, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह जी हो, ये अक्सर अपने भाषणों में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। हमने कभी बात नहीं की, प्रधानमंत्री बात करते हैं चुनाव सीजन में। बाकी शरद जी एक बात की और मैं इशारा करूंगा, इसमें अभी देख रहा था आपकी स्क्रीन पर कुछ चीजें सस्ती हुई, कुछ महंगी हुई हैं। ईवी व्हीकल की बात करें कि ईवी बैटरियां सस्ती हुई। सबसे पहले तो ईवी व्हीकल जो ईवी बैटरियां हैं शरद जी, वो बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। अगर आप ईवी बैटरियों पर जीएसटी जो है 6 और 8% के स्लैब में ले आएंगे ना शरद जी, तो बहुत सुविधा हो जाएगी। आज भी 28% जीएसटी लगता है उन पर। मतलब अगर एक छोटी सी मोटरसाइकिल खरीदता, मोटरसाइकिल लगभग 1.5 लाख की आती है और उसकी जो बैटरी बदलती है वो 70 से 80 हज़ार की बदलती है, मतलब 50% से बहुत ज्यादा बैटरी की होती है। और कारों में आप लगाएंगे, कारों में भी ये रेशो जाएगा, 7-7, 8-8 लाख की बैटरियां आती हैं। तो ये किस तरह का बजट है सर, ये ठीक है। और मैं नहीं कह रहा हूं, आपके चैनल पर खुद मैंने जो व्यूअर्स थे, कुछ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो अपनी राय रख रहे थे, तो उसमें मैंने सुना। बाकी एक महत्वपूर्ण बात और है सर, हमने अभी 2 दिन में सोने चांदी का उतार चढ़ाव देखा। सर जी ये किस तरह का मार्केट, किस तरह का, ये हमने तो पहले कभी नहीं देखा कि सोना एक दिन में 39,000 टूट जाता है और चांदी एक दिन में 1,08,000 टूट जाती है। ये क्या मतलब, सराफा बाजार, देखिए बात स्पष्ट हो गई, सराफा बाजार पहले व्यापार का एक बहुत बड़ा जरिया था जिसमें हजारों लाखों युवाओं को रोजगार मिलता था। सर जी अब रोजगार खत्म हो गया है। जो इस भोपाल शहर में भी बड़े बड़े सराफा के जो शोरूम खुले हैं सर, वो कोई किसी को सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। मतलब वहां से ज्वेलरी नहीं बिक रही, क्योंकि लोग सोने की ज्वेलरी तो खरीद ही नहीं पा रहे हैं, तो लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर शिफ्ट हो गए। हकीकत में वो बड़े बड़े शोरूम है, जरा चेक करें, इसके ऊपर भी निर्मला सीतारमण जी, मोदी सरकार कुछ गाइडलाइन दें। शोरूम खुलते जा रहे हैं, बड़े बड़े नाम लेना ठीक नहीं है, कल्याण ज्वेलर्स तो पता नहीं क्या क्या नाम है उनके शरद जी, लेकिन आप देखें उनमें हकीकत में ज्वेलरी नहीं बिक रही है, उनमें काला धन सफेद किया जा रहा है। आप जानकारी करें। और सोने के भाव चढ़ते हैं उतरते हैं, बड़े खुश होते हैं। निजी तौर पर मैं भी 2-3 लोगों को जानता हूं, वो कहते रहे छोड़िए साहब, कहां बात कर रहे हैं छोटे सुनारों, छोटे सराफा व्यापारियों की। अरे बात देखें आप, आइए हमारे यहाँ, ये एक अलग तरह का बिजनेस है। तो सर जी ये बड़ा चिंताजनक है। सुना है कि गोल्ड सस्ता होगा, लेकिन कितना सस्ता होगा, गोल्ड तो एक दिन में 39,000 रुपये टूट गया। तो सर जी देखिए ये जो बजट है, ये
स्पष्ट कहा एक सज्जन ने कि ना तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कुछ दिया गया है, ना ही आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ बताया, ना ही आपने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बताया। ठीक है, आप बिल्डिंगें बनाते, लेकिन ये तो देखिए आपके जो इंस्टीट्यूशन थे जिनकी रेटिंग पहले अक्रॉस द इंडिया वर्ल्ड वाइड क्या आती थी, आज आप देखें आज वहां कैंपस जाना बंद हो गया है, लोगों को जॉब नहीं मिल रहे हैं। जी। तो ये सर मुझे लगता है, मैं लौटता हूँ, लेकिन देखिए हर बार क्या ये अपेक्षा करना भी उचित है कि बजट हमेशा सोप से भरा हो, छूट लोक लुभावन घोषणाओं से भरा हो, और जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां हैं आप देख ही रहे हैं कि टेरर चल रहा है और कितनी सारे चैलेंजेस ग्लोबल लेवल पे हैं, युद्ध की आशंका से घिरा हुआ है। हमने भी एक छोटा, भले ही वो ऑपरेशन सिंदूर छोटा कहें उसको, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आपको उन तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। चलिए मैं अपनी साथी की तरफ, हमारे साथी जुड़ गए हैं। बिल्कुल सर, हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे सूरज का। सूरज, कहाँ आपकी मौजूदगी है और बजट को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है, क्योंकि आप सुबह से फील्ड पर हैं, बातचीत आप लोगों से कर रहे हैं और अब तो बजट सामने आ चुका है, आज इतवार का दिन, और सभी की निगाहें इस बजट पर थी। देखिए, बिल्कुल बजट को लेकर प्रतिक्रिया मिली जुली है, लेकिन खास बात यह है कि इस वक्त मैं एक महिलाओं के ग्रुप के साथ हूं और जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने बजट पेश किया लगातार 9वीं बार। तो इनके मन में क्या भाव है और बजट को लेकर क्या तुलनात्मक विश्लेषण, इनसे बात भी करेंगे। किस तरीके से इस पूरे बजट को देखते हैं, एक तो ऑल ओवर जनता के लिए और खासतौर से महिलाओं के लिए। जी देखिए, 2015 से बीजेपी ने नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत, तो इस बार का जो बजट है मैं उसको उसी तरीके से देखती हूँ, क्योंकि आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आता है, चाहे वो स्कूल हो, अस्पतालें हो, बिल्डिंग्स हो, रोड्स हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इन सब के लिए बहुत अच्छा एक पैकेज लेके आई है निर्मला सीतारमण जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, और मैं उसको इनके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो इतना अच्छा पॉकेट फ्रेंडली बजट लेके आई है जो हमारे देश को आगे ही बढ़ाएगा। इससे हमारे देश की तरक्की होगी। और जो बार बार हमें धमकियां मिलती हैं कि हम इतना टैरिफ लगा देंगे, जो सुपर पावर देश है हमारे देश को धमकियां देते हैं, तो मुझे लगता है आत्मनिर्भर बनने से ये डर भी हमारे देश के लोगों के मन से निकल जाएगा और हमारा देश प्रगति करेगा। क्या लगता है, हम लगातार विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन विरासत को भी साथ में लेके चल रहे हैं। पहला मौका है जब 5 एम्स आयुर्वेदिक जो है वो खुलने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है जो आपने बोला, जो 5 रत्न को हम लेके चल रहे हैं, और साथ में जो ये नया बजट आया है वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ लेकर आया है और बैंकिंग सेक्टर्स के लिए बहुत कुछ लेकर आया है। तो यहाँ मैं खुश इस बात से हूँ क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्किंग वुमेन हूँ और यहाँ पर मेरे लिए ही बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वो लगातार 9वीं बार ये जो है बजट को अनाउंस कर रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और साथ में महिला होने के नाते उन्होंने महिलाओं का ध्यान रखा और महिलाओं के लिए हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ रियायत लेकर आई है, चाहे वो MSME हो, चाहे वो कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो छोटे छोटे उद्योग क्यों ना हो या कोई हाउसवाइफ हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ एक छोटा छोटा जो है टैक्स स्लैब हो या कहीं पर भी आप देखेंगे तो छूट मिली है। और हमको लाभ देने के लिए उन्होंने जो ये एक नई पहल रखी है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। एम्पावरमेंट को लेकर सरकार काम कर रही है, क्या लगता है कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं आपको लगता है कि हाँ ये महिलाओं के लिए काफी मुफीद हैं और सरकार ने उन्हें इस बार एक फायदा दिया है? अगर हमने देखा कि स्टार्टअप ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि जहां एक महिला एक माइक्रो टू मैक्रो लेवल में अगर स्विच करना चाहती है तो उनके लिए क्या क्या प्रावधान है। अगर उनके लिए ये प्रावधान है कि इंटरेस्ट रेट में बहुत उनको रिबेट मिल रहा है, दिस इज नंबर 1। उन्हें एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रही है, नंबर 2। और उनके लिए एक स्किल डेवलपमेंट सारी फैसिलिटी मिल रही है, नंबर 3। और जितने भी इक्विपमेंट है और जितने भी फाइनेंसेस रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, उस चीज़ का भी बहुत ही ध्यान दिया गया है एक महिला के उत्थान के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ की महिला ही एक महिला को सशक्त बना सकती है। तो एक सशक्त महिला ही दूसरे महिला को आगे बढ़ाने में योगदान देगी। तो यहाँ पे अगर आपने जैसे हाईलाइट किया है कि महिला के उत्थान के लिए, तो ये एक बहुत ही बैलेंस्ड है अपने आप में कि इस 9th यूनियन बजट में कैसे हम महिलाएं सही में सशक्त महसूस कर रही हैं, नॉट विद द वर्ड्स बट विद द एक्शन एंड विद ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल अराउंड। तो एक सेक्टर और की जा रही थी कि जो टैक्स स्लैब है उसमें शायद कुछ बदलाव हो, 13 लाख तक का जाए। और हम देख रहे हैं गोल्ड के रेट्स खासतौर से, अब भले ही आपका गेटअप वैसा है, गोल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाओं को रहता है कि हाँ गोल्ड ज्यादा से ज्यादा उनके पास हो। लगातार हाइप जो रेट है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे?
बिल्कुल, मैं तो हमेशा से गोल्ड और सिल्वर से रही, क्योंकि एक विमेन के लिए सबसे बड़ा एक चार्मिंग मोमेंट होता है जब वो मार्केट जाती हैं, गोल्ड और सिल्वर खरीदती हैं। और मैं सच बताऊं बिल्कुल सारे लोगों के बीच में कि मैंने अभी भी बजट से पहले ही इन्वेस्ट किया है गोल्ड एंड सिल्वर में। अब मुझे लग रहा है कि हमने क्यों किया, अभी हमें बजट का वेट करना चाहिए था। लेकिन अदर मोमेंट ये भी है कि रिफॉर्म, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पहले गोल्ड लिया है, अब उनके चेहरे पर शिकन है कि हमने उस समय महंगा लिया था, एकदम रेट बहुत कम हो गए। है वो शिकन है, और इसलिए मुझे और भी खुशी इसलिए हो रही है कि अभी मुझे और भी इन्वेस्ट करना है मेरी डॉटर की शादी के लिए, और हमारे घर में भी शादी है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बैलेंस लेके जाएगा कि हमने पहले खर्च किया इतना और अभी हमारे थोड़े से कम हो रहे हैं, तो चलो कहीं ना हम बैलेंस चल रहे हैं। तो थैंक्स टू हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने इस चीज का ध्यान रखा, बीइंग अ वुमन फॉर अ वुमन। थैंक यू। रेलवे कॉरिडोर्स की बात हो रही है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ट्रांसपोर्टेशन जितना सस्ता और किफायती होगा उतनी चीजें सस्ती होंगी, लोगों को आसानी से उपलब्ध होंगी। क्या लगता है नए जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं उसका फायदा आम पब्लिक को ही मिलेगा? बिल्कुल सर, जैसे कि ये जो बजट है नारी शक्ति, युवा शक्ति और विकसित भारत थीम पर है, तो इस बजट में नारी शक्ति, युवा शक्ति के थ्रू एक विकसित भारत की परिकल्पना करी गई है। और जब ट्रांसपोर्टेशन चीपर होता है, सस्ता होता है, तो उसका असर हर एक घर तक पहुंचता है, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो रियायती दामों पे मिलती हैं। और गवर्नमेंट ने डिजिटल लिटरेसी पे भी काफ़ी काम करा है। एजुकेशन सेक्टर में नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इनोवेशन, एआई, स्टेम एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इस तरह से एजुकेशन जो है वो सस्ती होने की हो रही है। तो वो बहुत ही बढ़िया कदम है सरकार का। और निर्मला सीतारमण जी को एक महिला होने के नाते मैं धन्यवाद दूंगी जो उन्होंने महिलाओं के लिए इतना बढ़िया बजट फ्रेंडली रखा है बजट। महिलाओं को खासतौर से हम देखते हैं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर देखिए जिस तरह से आप महिलाओं से वहां पर बातचीत कर रहे हैं, और सर जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं, गृहिणियां हैं ये बिल्कुल। जो और घर के माफ सुपीरियर कीजिएगा, होती हैं। मैं रोक रहा हूँ आपको बीच में, पूरी बात कर लीजिएगा सूरज, क्योंकि बहुत दिलचस्प चीजें हैं, लेकिन हम लौटेंगे आपकी तरफ। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और यहाँ पर जिस तरह से बता रहे हैं, डिजिटल एक वर्ड सर यहाँ पर किया था, वित्त मंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि एआई पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है और हर विकास में, हर क्षेत्र में, हर वर्ग तक विकास का जो लक्ष्य है वो अब एआई के जरिए कहीं ना कहीं तय किया जाएगा। देखिए एआई तो एक बड़ा अनअवॉइडेबल पार्ट है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज है कि ये बजट स्थिरता का बजट है। अशोक गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। अशोक जी, अगर इस बजट को कम शब्दों में हम देखें तो ये बजट खबर बनाने वाला नहीं, सिस्टम बनाने वाला है। ये बजट वायदों का बजट नहीं है, ये बजट अर्थव्यवस्था को स्टेबल करते हुए आगे बढ़ने का बजट है। इसीलिए जिनकी भी अपेक्षाएं हैं, चाहे वो छोटे दुकानदार हों या बड़े बिजनेसमैन हों या शेयर बाजार हो या इनकम टैक्स पेयर्स हों या जिनको भी छूट की उम्मीद थी, वो सारे लोग ये कहेंगे कि साहब ये नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं है, बजट हर साल आता है और ये एक ऐसा बजट है जो वर्तमान परिस्थितियों को लेकर अर्थव्यवस्था को झटकों से बजाते हुए आगे बढ़ने का बजट है। क्या मैं ठीक हूं सर? सर, ये विकसित भारत का बजट है। इस बजट में सबका साथ सबका विकास प्रति ध्यान दिया गया है। सर्वप्रथम में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए 1,40,000 करोड़ आवंटित किए हैं, जो कुल बजट का 1/3 हिस्सा है। ये बजट हमारे महाकाल लोक के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए काम आएगा, जिससे रोजगार बढ़ेंगे और लोगों को अधिक से अधिक फायदा होगा। ये विकास का बजट है। ये नहीं कैसे टेक्सटाइल के प्रति इसमें ध्यान दिया गया है, टेक्सटाइल के माध्यम से रोजगार बढ़ाने के लिए ध्यान दिया गया है। गरीबों के लिए दवाइयां, दर्द भरी दवाइयों को पे कम किया गया है इन्होंने टैक्स। और ग्लोबल इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 27 देशों के साथ FTA समझौता किया है, यह विश्व गुरु बनने की दौड़ में हम आगे ही नहीं बल्कि अब ये कह सकते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, क्योंकि आज जो FTA समझौता है इससे पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी में बूस्टअप होगा, भारत में तो होगा ही होगा, और जो अमेरिका का टैरिफ कार्ड है वो पूरी तरह फेल हो जाएगा।
क्योंकि टैरिफ कार्ड से माननीय ट्रम्प वहां के राष्ट्रपति ट्रम्प ने ये कोशिश की थी कि अन्य देशों की इकोनॉमी, विकसित और विकासशील देशों की इकोनॉमी फेल हो जाए, लेकिन भारत की जीडीपी ने 7.4% बढ़ाकर यह सिद्ध कर दिया कि हम किसी भी ऐसी समस्याओं का सामना करने से पूरी तरह हमारे प्रधानमंत्री और हमारे वित्त मंत्री सक्षम हैं कि चाहे कोई किसी भी प्रकार के टैक्स लगा दिए जाए विदेशी, आज भी हमारा एक्सपोर्ट 2.4% अमेरिका के साथ बढ़ा है, घटा नहीं है। जी और जी मैं लौटता हूं आपकी तरफ, मैं लौटता हूं। उज्ज्वल जी, आपने काफी अच्छी शुरुआत की थी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि ये बजट घोषणाओं का बजट नहीं है और उसकी अभी जरूरत भी नहीं है। सरकार पर ऐसा कोई दबाव भी नहीं है कि आपको पॉपुलिस्ट बजट लाना है, लोगों को खुश करना है, बड़े चुनाव सामने हैं, देश आपकी तरफ देख रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। फिर भी आपको क्या लगता है कि और कुछ ऐसे सेक्टर्स जो आपको लगता है कि आम आदमी को राहत पहुंचाएंगे, आपकी निगाह में ऐसे सेक्टर्स कौन से? जी शरद जी, जैसा मैंने पहले कहा कि ये बजट तात्कालिक तालियों का नहीं, टिकाऊ तरक्की का बजट है। बिल्कुल सही है। और मैंने एक बात और कही थी कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, भाइयों को समझ में नहीं आएगा बजट, और वही हुआ। आप अभी देख रहे थे, हमारी गृहिणी माता बहनों को तो बजट समझ में आ गया, पर कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा, और वहीं पर गलती हो रही है, उसी कारण चुनाव हारते रहते हैं, फिर बोलते हैं वोट चोरी हो गई है। राजनीति कौन कर रहा है बजट के दिन? राजनीति और क्यों कर रहे हैं? वैश्विक परिस्थितियां जो चल रही है, जो युद्ध चल रहे हैं, उस अनिश्चितता के दौर में भी अगर भारत टिका हुआ है और लगातार बढ़ा जा रहा है, तो ऐसे ही बजट की जरूरत थी। कोई कर्ज माफी कांग्रेस की तरह नहीं, कोई तात्कालिक राहत नहीं शॉर्ट टर्म, बल्कि लॉन्ग टर्म। जो गोल्ड और चांदी में भी आ गए थे कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं समझाना चाहूंगा कि ये टेम्पररी फिनोमिना होता है इकोनॉमी में। उन्होंने एक और बात कही कि हमने इतना लोन लिया था, आपने इतना लोन ले लिया। अगर अर्थशास्त्र की जरा भी समझ है, एक टर्म होता है टाइम वैल्यू फॉर मनी, जो 70 साल का 68 लाख करोड़ या 667 लाख करोड़ जो भी रहा होगा, अगर आप एक फॉर्मूले में लगाएंगे तो कई हजारों लाखों करोड़ों तक पहुंच जाएगा उस समय की टाइम वैल्यू मनी। तो ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करे कांग्रेस पार्टी, और ये भ्रम फैलाने की कोशिश ना करे कि हमने उतना लोन लिया था, आपने उतना लोन लिया। दूसरा, आप सेक्टर्स की बात करते, आपके प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। जॉब क्रिएशन पे फोकस है। एमएसएमई सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ की व्यवस्था की जा रही है जी। व्यापार केंद्रित कुछ अच्छी घोषणाएं हुई है। कंटेनर उद्योग, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बयान दिया था जिसमें लॉजिस्टिक्स सेक्टर का मैक्सिमम पैसा विदेशों में बसी कंपनियों द्वारा भारत से ग्रहण किया जाता है जी। उसको चुनौती देते हुए कंटेनर निर्माण, लॉजिस्टिक्स की बात की जा रही है। तो एक सेक्टर नहीं, बायोफार्मा की बात की जा रही है, वही महिलाओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बात की जा रही है। समावेशी बजट है। कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों को 1 सप्ताह 10 दिन का समय लगेगा समझने में कि क्या किया गया है और इसके क्या दूरगामी प्रभाव होंगे। तो मेरा अनुरोध है कि पहले अच्छे से पढ़ें बजट को। तात्कालिक राहत नहीं, लॉन्ग टर्म सुविधाएं। जब एक पुल बनता रहता तो लिखा रहता है ना, चलिए भविष्य के लिए आज की बिल्कुल दीपक जी, और वही वाला मामला है। लाइटर वेन में बात है, हंसी मजाक, क्योंकि बजट बड़ा डिफिकल्ट होता है तो हंसी मजाक के मौके कम रहते हैं। तो प्रोफेसर उज्ज्वल दीपक जी, मैं ये जोड़ रहा हूं आपके साथ, थोड़ी कक्षाएं शुरू करिए आप जरा, और कांग्रेसी मित्रों को आमंत्रित करिए कि वो आएं और थोड़ा समझने का प्रयास करें कि बजट क्या। अब मैं प्रोफेसर बुंदेला साहब से आग्रह करूंगा, मुझे प्रवक्ता रहने दें, प्रोफेसर दीपक जी को बनाते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, हमारी बहनें समझा, मुझे कोई समस्या नहीं। बाकी सर, हम तो बजट के मामले में सीधा कान पकड़ेंगे, सीधी बात करेंगे, घुमा के नहीं करेंगे। सर, अभी आजकल विश्वगुरु की बड़ी बात हो रही। पहली बात तो विश्वगुरु की परिभाषा क्या होती है ये स्पष्ट कर दें, और दूसरी सबसे बड़ी बात, बार बार ट्रंप साहब बीच में आ रहे हैं। सर ये बताया मुझे, ट्रंप के यहाँ बार बार नजदीक गया कौन? हम तो नहीं गए।
मतलब मोदी जी 11 साल में 13 बार अमेरिका बजट पे ही रही है ना, आपने खुद कहा अभी कि बजट में मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। ये जो टैरिफ की जो बात है, जिस तरह से ट्रंप ने हम पर दबाव किया है सर, और टैरिफ की जो बात है, और उसके बाद फिर हम डॉलर से अब कंपैरिजन, तो आज हमारे पैसे की ताकत कहाँ है? हमसे 92 गुना ज्यादा ताकतवर है अमेरिका का डॉलर। आप विश्वगुरु कैसे बन जाएंगे? पहली बात, 92 रुपीज का एक डॉलर सर 91.68 का है सर। मतलब समझ लीजिए इतना तो देश में कभी देखा नहीं था। और जो बार बार बात मंदी की हो रही, शरद जी मैं एक बात याद दिला दूं, जब चलिए विष्णुदेव साय कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। जी जी, बस फिर लौटता हूं आपकी तरफ। सजा का प्रावधान था, लेकिन अब सजा का प्रावधान को खत्म किया गया है, उसके जगह पर उनको अर्थदंड देना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा राहत है। और साथ ही जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे दवाइयां, कपड़ा, चमड़े से बना हुआ सामान, जूता, मोबाइल, ईवी बैटरी, माइक्रोवेव ओवन, सोलर उपकरण, बायोगैस, सीएनजी जैसे जो आम चीजें हैं, ये भी बहुत सस्ती होंगी, ऐसा बजट में प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर कहें तो ये जो वर्ष 2026-27 का जो बजट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको फलीभूत करने वाला ये बजट है। निश्चित रूप से इससे देश और छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ होने वाला है। मैं फिर से एक बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सर, सीधी टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है, इसका सबसे बड़ा असर यह है कि मार्केट में भी डाउनफॉल देखा गया है, क्योंकि बजट जब पेश होता है तो सबकी निगाहें इस पे रहती है कि टैक्स में कितनी छूट मिलेगी। देखिए, जिस तरह से पिछले बजट में अप्रत्याशित टैक्स में छूट दिया गया, किसी को उम्मीद नहीं था कि 12 लाख का एक मुश्त टैक्स में फ्री मिलेगा, तो ये बहुत बड़ा पिछले बजट में ही राहत मिल गया है। सर, वस्त्र उद्योग में महात्मा गांधी हैंडलूम ना स्वरोजगार योजना, तो कहीं ना कहीं ये वीरान जी को जो लेके जो चाह तो विधायक मतलब खुश करने के लिए तो नहीं लाए विपक्ष को? जी बिल्कुल नहीं। चलिए, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आगे बढ़ता हुआ बजट, और जिसमें तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है, ऐसी बात वो कह रहे थे। चलिए, एक क्विक रिएक्शन आपका, अब हम वाइंड अप की तरफ। सर, मेरा निवेदन था कि सब जो कह रहे हैं कि 2047 का बजट है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का बजट, तो मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि आज ही से सब प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करें कि जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज आप पर मंथ बांट रहे हैं, उसको बंद कर दें। क्योंकि आप कह रहे हैं ना भारत विकसित हो गया, विश्वगुरु बन गया, क्या आवश्यकता है इस सब चीज की? और सबसे पहले हम विश्वगुरु बन ही चुके हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अब आपकी जो मुद्रा है वो ऊपर कैसे आएगी, क्योंकि आपकी मुद्रा जो है निरंतर नीचे। अभी बात चल रही थी सर, मनमोहन सिंह के पुराने कार्यकाल से बात चल रही थी। मैं बताना चाहूंगा, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $136 प्रति बैरल कच्चा तेल था सर, तब भारत में पेट्रोल और डीजल जो था 70 के ऊपर नहीं गया सर कभी। और जब मिनिमम आ गया, मतलब अगर देखें तो पिछले 1.5 दशक में मिनिमम आया अभी कुछ दिन पहले, आज का रेट मुझे नहीं मालूम, लेकिन $63 प्रति बैरल क्रूड ऑयल आ चुका था। मुझे बताया वो फायदा जनता को क्यों नहीं हुआ सर? पेट्रोल डीजल ऑयल कंपनियों ने 34 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया था इतने दिनों में, लेकिन वो फायदा जनता को क्यों नहीं हुआ सर? मेरा सवाल है। और मैं तो कह रहा हूं ना, बजट आपका बहुत अच्छा है, और मैं दीपक जी से कहूंगा अच्छी बात है, हमें समझ में ना आए प्रभु, हमें कभी होगा तो हम आपके पास आ भी जाएंगे, लेकिन मेरा निवेदन है 80 करोड़ लोगों को समझा दो, 80 करोड़ लोगों को समझा दो जिनको आप 5 किलो अनाज दे रहे हो, उन लोगों को समझा दो जिनके परिजन आज रो रहे हैं, 31 लोगों की मौत हो गई इंदौर में, उनको समझा दो, हमको मत समझाओ। दीपक जी, अगर छोटा सा 10 सेकंड में आपको जवाब देना चाहें तो फिर मैं इसके बाद समाप्ति की तरफ बढ़ूंगा, मेहमानों को धन्यवाद देते हुए। जी, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये चुनावी बजट नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी का बजट है, जनता का बजट है, और जनता के लिए बजट है। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता भाई को सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि हम विकसित हुए नहीं हैं, होने की राह पे चल रहे हैं। 12 साल से गाना गा रहे हो, हमारा जो टारगेट है 2047 का, 12 साल ये इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, नींव का पत्थर है, उसमें आप भी हमारे साथ चलिए, और भारत को विश्वगुरु बनने से, सोने की चिड़िया से सोने का शेर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी,
ये लोक लुभावन, फ्री भी, सब्सिडी, बिल्कुल दीपक जी आपने बड़ी अच्छी बात की है। वाला देश में मुझे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस कंट्री। उज्जवल जी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्या लगा वो भी सुन लीजिए। अच्छा ये लगा कि आपने मुद्दे की बात की है। ये चुनावी बजट नहीं है, प्रोडक्टिविटी का बजट है। और कांग्रेस और बीजेपी, मैं फिर कहूंगा कि ये दोनों लोकतंत्र के रथ के दो बड़े अहम पहिए हैं और दोनों देश के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सत्ता आती है, सत्ता जाती है। ये बीजेपी का दौर है और अच्छी बात है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि सरकारें बदलती हैं, वो अपनी दृष्टि, अपनी सोच, अपने चिंतन से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। कोई भी सरकार देश को पीछे ले जाने की कोशिश नहीं करती है। बीजेपी विपक्ष में थी, उसने कांग्रेस को रास्ता दिखाने की कोशिश की, समीक्षा से, आलोचना से। आज वो काम कांग्रेस कर रही है। आप दोनों करें। आप दोनों की वाणी में जितना एक दूसरे के प्रति समीक्षा का और रचनात्मक आलोचना का भाव होगा, ये लोकतंत्र के लिए, देश के लिए और चौंकाने वाली बात नहीं है, आप दोनों के लिए भी बहुत बेहतर होगा। क्योंकि जब आप कटुता की तरफ जाते हैं, जब आपकी वाणी कटुता से भरती है, तो ये आपके भीतर के नैराश्य को दिखाती है, आपके भीतर की निराशा को दिखाती है। तो ये सनातन की उसी परंपरा की बात है जहां शंकराचार्य इसलिए विजयी होते हैं कि उन्हें क्रोध नहीं आता है, और मंडन मिश्र इसलिए हार जाते हैं कि क्रोध की वजह से उनके गले में पड़ी माला, ताप बढ़ने से, शरीर का टेम्परेचर बढ़ने से माला मुरझा जाती है, और रेफरी होती है मंडन मिश्र की पत्नी, और वो विजेता घोषित करती हैं शंकराचार्य को कि इनके तर्क भी ठीक हैं, इनका टेम्परेचर भी ठीक है, इनके मन में कोई क्रोध और आवेग भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। बजट बिल्कुल चुनावी नहीं है, देश को आगे ले जाने की कोशिश करता बजट है। शुभकामनाएं दी जानी चाहिए वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज पर। खबरों का क्रम लगातार जारी है। धन्यवाद। नमस्कार।